किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे उस कमोडिटी की जिसके अंदर करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का नया कारोबार आपकी राह ताक रहा है। मैं बात कर रहा हूं सूखे मेवों की, जी, ड्राई फ्रूट्स जिसको कहते हैं हम। ड्राई फ्रूट्स जिसमें आपके पास आलमंड्स हैं, वॉलनट है यानी अखरोट है, किशमिश है जो आपके अंगूर से बनती है। तो कितना बड़ा ये बाजार है और वहां पर आपके लिए कमाई के सौदे कहां पर छिपे हुए हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशाल जैन जी। आप डायरेक्टर हैं लेक सिटी ड्राई फ्रूट्स वाशी मुंबई से, आपका स्वागत है। साथ ही कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वसीम हसन रजा साहब, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं CITF से, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा विशाल जी। ह्यूमन न्यूट्रिशन वैल्यूज की तरफ आपको ध्यान देना है। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज की तरफ अगर ध्यान देना है तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो फ्रूट्स की तरफ चला जाता है और फ्रूट के साथ साथ में ध्यान चला जाता है ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ड्राई फ्रूट का ये बढ़ता हुआ बाजार जो कभी चंद सैकड़ों के अंदर हुआ करता था, यानी 3 डिजिट करोड़ के अंदर हुआ करता था, अब 67,000 करोड़ रुपए का ये भारत का बाजार है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक यानी कि अगले 4 साल के अंदर में ये कमोबेश 1,20,000 करोड़ रुपए का ये बाजार हो जाएगा। करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का ये एक नया जो आपके पास में स्कोप है वो दिखाई देता है। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज कहां पर छिपी हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जैसा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था उनके संकल्प के हिसाब से तीसरे नंबर की ओर बढ़ने जा रही है, अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही, उसके साथ में प्रति व्यक्ति आय नो डाउट बढ़ेगी। और यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो जहां आज तक हम लोग सिर्फ नेसेसिटी के ऊपर फोकस करते थे कि कैसे घर का गुजारा चले, उसकी जगह प्रत्येक परिवार के अंदर आज न्यूट्रिशन फैक्ट हो गया, या फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं या किन चीज़ों को खाने से हमारे को स्वास्थ्य को लाभ होगा, इस और कोविड के बाद भी और जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं तो लोगों का ध्यान अच्छे न्यूट्रिशन फैक्ट्स किन चीज़ों से मिल सकते हैं और उसके लिए नॉलेज भी लोग अपना बढ़ा रहे हैं इंटरनेट से या फिर हम समझ सकते हैं ऑनलाइन से। तो ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी अपनी न्यूट्रिशन फैक्ट्स को, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो जो व्यापार था पहले जो 10-15 हज़ार करोड़ 20,000 करोड़ था आज से 10 साल पहले, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आया है जो 25-30% इस पिछले 2-3-4 साल में कोविड के बाद में बढ़ा है। अगले आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप आंकड़ा बोल रहे हैं 1,10,000 का, उससे भी आगे भारत अचीव कर सकता है। क्या भारत के अंदर में भारत के किसानों के लिए ये स्कोप नहीं है? 1,20,000 करोड़ रुपए का तो 2030 तक हम टारगेट देख रहे हैं, लेकिन आज का भी जो मार्केट साइज है 67,000 करोड़ रुपए का, इसमें भी मेजर जो शेयर है वो मेजर शेयर आपका विदेशी बाजार आपको लेकर के चले जाते हैं। यानी कि भारत की जो उसके बीच में पार्टिसिपेशन है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत कमजोर है। उसको किस तरीके से पाटा जा सकता है, यानी भारत के जो किसान हैं वो इसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और चूंकि बड़ा बाजार है, वैल्यू एडिट इसके बीच के अंदर में काफी है और इसके प्राइसेस बड़े अच्छे और अट्रैक्टिव हैं।
मखाना का एग्जांपल आपके सामने है। जी। मखाना को जब सरकार ने प्रमोट किया तो ये 200 रुपए किलो बिकने वाला आइटम जो है आज रिटेल के अंदर में 2200 रुपए प्रति किलो पर भी मिल रहा है। होलसेल के अंदर भी अच्छे प्राइसेस मिलने लगे हैं। जी। तो उस नजरिए से अगर हम ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? भारत को एक प्राकृतिक संरचना की तरीके से देखें तो भारत में हम ये नहीं सोच सकते कि आज हम अंजीर यहाँ पर पैदा कर लें या फिर कुछ एक ऐसी प्राकृतिक हमारी बाउंड्रीज हैं, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। बट आप 100% आप सही दिशा में जा रहे हैं कि जैसे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। कर्नाटक का अंजीर जो है क्या वो फेमस नहीं हो सकता? अफगानिस्तान के अंजीर को क्या वो टक्कर नहीं दे सकता? वो अलग क्वालिटी है, हम अगर उसका मार्केटिंग करें तो वो भी बढ़ सकता है। बट हमें उसको पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा, जैसे हमने मखाना बताया पूरी दुनिया को ये सुपर फूड है। तो अभी तक इंडस्ट्री क्यों नहीं उसको लाइमलाइट में लेकर के आ पाई? बिकॉज वहां पर क्वांटिटी बहुत कम है। अगर हमारे देश के अंगूर से अगर किशमिश बन रही है और अच्छी वैरायटी की किशमिश बन रही है तो क्या उसको भारतीय डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही तरीके से अगर प्रमोट किया जाए और क्या वो बादाम के प्राइसेस को क्या बीट नहीं कर सकती? कर सकती है। हमने ये देखा भी है कि जहाँ भारतीय बाजारों में पिछले 2 साल पहले इंडियन किशमिश जो थी वो 100 से 150 रुपया बस इसी प्राइस बैंड के अंदर थी। 200 रुपया होता था तो लोगों को लगता था किशमिश बहुत महंगी है। प्राकृतिक आपदा के कारण 2 साल से किशमिश का प्रोडक्शन कम हुआ और आज भारतीय उसी किशमिश को 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये इस रेट पर आज बादाम के साइमल्टेनियसली परचेज करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम मान सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रोडक्शन कम हुआ, बट फिर भी लोगों ने इसके लिए अपना मन बना लिया कि हाँ, हम इंडियन किशमिश जो अंगूर से बनती है, हमारे खेतों में हमारे किसानों की मेहनत से बनी है, उसको हम 700 रुपये में लेने के लिए वो तैयार हो गए। अभी यही चीज़ जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगर हम मार्केटिंग पूरी करेंगे और उसका कंजम्पशन पूरा रहा तो यहाँ से रेटें कम नहीं होगी और वो सारा का सारा बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को ट्रांसफ़र होगा। आपने बराबर बोला कि पिस्ताचियो का ब्रांड एम्बेसडर हम इंडियन लोगों को बनाकर और विदेशी मालों को यहाँ पर बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारे प्राकृतिक बाउंड्रीज हैं, उसके हिसाब से हम 2 चीज़ें तो 100% अपने इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस कर सकते हैं। एक है केशू नट्स, दूसरी है रेजिन्स। अगर हम हमारे पूरे कोस्टल एरिया जो बहुत बड़ा है, कोस्टल एरिया इंडिया का, इसमें अगर काजू की फसलों के जो प्लांट्स हैं उसके उगाने के ऊपर किसानों को सब्सिडी देकर उनको सहायता कर कर अगर उस प्लांट को बढ़ाएं तो वो फसल कोई 2-3 साल नहीं लंबे समय तक किसानों को फायदा देगी। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले ये खास रिपोर्ट।
डॉक्टर वसीम के पास चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि चूंकि आप भी कश्मीर से आते हैं और कश्मीर को देख रहे हैं, और भारत का जो ड्राई फ्रूट की जो इंडस्ट्री है वो भी लगातार ग्रो कर रही है, और 67,000 करोड़ रुपए का फिलहाल ये बाजार, और इसके अंदर में मैक्सिमम हमारी जो डिपेंडेंसी है ड्राई फ्रूट को लेकर के वो इंपोर्ट के ऊपर है। यहाँ तक कि हम वॉलनट, जो कि कश्मीर का एक बहुत बेहतरीन भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, उसके बावजूद हम बाहर से वॉलनट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके केसर को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से आपका केसर आ रहा है भारत के अंदर में। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भारत के अंदर भी कैपेबिलिटी है और केसर का उत्पादन वर्ल्ड वाइड क्वालिटी के साथ में और वॉलनट का उत्पादन वर्ल्ड वाइड क्वालिटी के साथ में हम भी दे सकते हैं, और किसानों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही महत्व है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश या और भी नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स आते हैं, उनमें ये वॉलनट ग्रो होता है। इंडिया में लगभग ये 67,000 हेक्टेयर्स पे ग्रो हो रहा है वॉलनट। हमारा जो मेन है कि क्या हम लोगों में क्षमता है कि हम लोग इसको जो है इसकी जो हमारी खपत हो रही है या जो हमारी जो कंजप्शन हो रही है उसके बराबर क्या प्रोडक्शन हम बराबर कर पा रहे हैं। तो मेरा आंसर है नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत सा वॉलनट हो या आलमंड हो और स्टेट से मंगा रहे हैं, उसमें यूएसए है, ईरान है, बाकी कंट्रीज है जो जहां से हम अपना वॉलनट इंपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान है। लेकिन हमारे पास बहुत सा एरिया जो है वो सूटेबल है वॉलनट प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है और मुल्कों से अगर हम तुलना करें कि हमारी पैदावार जो है वो कम है। तो पैदावार क्यों कम है? एक तो हमारा जो वॉलनट है वो सीडलिंग ओरिजिन है, यानी वो सीड को सो किया है और उसी पे, तो सीडलिंग ओरिजिन पे क्या होता है कि जितने भी वॉलनट है एक तो उनका बहुत बड़ा साइज हो जाता है, और जो जब वो फल देता है उसमें 8-10 साल लगते हैं, और उसके बाद जो है उसमें जो है उसमें जो पैदावार है वो कम आती है, यानी जिसको यील्ड एफिशिएंसी बोलते हैं वो कम होती है, और उसमें बहुत बड़ा ट्री होता है जिसपे कम पैदावार होती है, और उसमें जो हार्वेस्टिंग है उसमें भी थोड़ा वो टेक्निकल उसमें डिफिकल्टीज है, क्योंकि वो ट्री बड़ा हो जाता है तो उसमें खतरा भी रहता है जो उसमें जो हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि मैनुअल मेथड से होता है, तो सारे जो इसमें जो ऑपरेशंस है वो हेक्टिक है। ये कुछ चीजें हैं। मेन मसला है कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी। जी। उसके लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर और भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, हमने अच्छी किस्में इसमें सिलेक्ट की है, जिसमें हम जो यूनिफॉर्म जो साइज है प्लांट्स का बनाते हैं, क्योंकि हम बडिंग और ग्राफ्टिंग इस पे करते हैं। उसकी वजह से जो प्लांट है एक तो जल्दी वो फल देने के लिए आ जाता है, मतलब वो उसकी एज जल्दी एज में वो फल देता है। दूसरा, जो भी हम प्लांट बनाते हैं, अगर हम 100 प्लांट बनाते हैं, क्योंकि वो कॉलोनियली वो वेजिटेटिवली प्रोपगेट होते हैं, उसकी वजह से जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, यानी अगर 100 प्लांट है तो एक जैसे वो वॉलनट देते हैं। ठीक है। लेकिन मेन मसला यील्ड एफिशिएंसी का है। यील्ड इसमें कम है, तो दो तरीकों से इसमें यील्ड एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। एक तो हम एरिया को बढ़ाएं कि वॉलनट में जो भी हमारा सूटेबल एरिया है उसको हम बढ़ा सकते हैं और हम वॉलनट के ऑर्चर्ड लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि हमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले हम प्लांट्स जो है एक कनाल में 1 हेक्टेयर में 100 प्लांट्स लगाते थे, लेकिन अभी जो साइंस ने नया रिसर्च किया है उसमें हम 1 हेक्टेयर में 250 प्लांट तक वॉलनट लगा सकते हैं। और इवन अगर हम बाहर की जो वेराइटीज है जिनमें यील्ड एफिशिएंसी भी अच्छी है लेकिन उनमें नट थोड़ा कम साइज का है, तो उनमें हम 300 तक भी जो है 300-350 तक भी पर हेक्टेयर वॉलनट के पेड़ लगा सकते हैं। उससे हमारी पैदावार जो है 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ठीक है, वॉलनट की ये प्रॉपर्टीज, हालांकि मेरी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, मैं उनसे ये जानना चाह रहा था कि भाई हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो वॉलनट के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए वहाँ पे वॉलनट है। जिस तरीके से पहले ये मिथ था कि एप्पल की जो खेती है वो हिमाचल में और कश्मीर में ही है, लेकिन उसको राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के फार्मर्स ने अब लगाना शुरू किया और वहाँ से एप्पल ले रहे हैं। तो क्या ग्राउंड के अंदर में क्या इसकी खेती नहीं हो सकती?
क्या वहाँ के फार्मर्स इसको ग्रो नहीं कर सकते? क्या किस तरीके का ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्या क्रिएट नहीं किया जा सकता? क्योंकि मखाना पहले ये एक मिथ था कि तालाब में ही होगा, लेकिन मखाना अब फील्ड के ऊपर भी होता है, खेत के अंदर भी होता है। जिस तरीके से आप धान की फसल लेते हैं वैसे आप मखाना की भी फसल अब लेने लगे हैं, और बल्कि प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा है, तालाब से ज़्यादा। तो इस तरीके के जो मिथ्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर में, क्या उसको ब्रेक करके जो यहाँ पे समतल जमीन वाले जो फार्मर्स हैं, नॉर्थ के जो फार्मर्स हैं, चाहे मैं हरियाणा की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, या इसके साथ नज़दीक लगते हुए स्टेट्स की मैं बात करूं, यूपी की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, क्या यहाँ पर इसकी खेती नहीं की जा सकती क्या? कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ फसलें हैं, उनको एक प्राकृतिक या नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, डेफिनेट चाहिए। ठीक है। हम फिलहाल जैसा डॉक्टर साहब ने भी यस क्लाइमेट रेजिस्टेंस के साथ में सीड्स आजकल वैसे डेवलप होने लगे। यस एग्रीड, बट जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके वहाँ इतनी सारी पॉकेट्स हैं जो अभी भी खाली पड़ी है। हम नो डाउट कि बीजों को अच्छा कर कर और हम मैदानों में भी इनको उगा सकते होंगे, आई डोंट नो, बट अगर हम उन्हीं एरिया में जहाँ पर पॉकेट खाली है, क्योंकि वहाँ का जो यील्ड आएगा पर प्लांट का और यहाँ का जो यील्ड आएगा उसमें डेफिनेटली डिफरेंस तो आएगा। कि जो वहाँ पर नेचुरल जो वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है उस प्लांट को, वो वहाँ तो बेसिकली हमें फोकस ये करना चाहिए कि वहाँ पर जो एरिया खाली पड़ा है, या वहाँ पर जैसे मैं इसमें एडिशन करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने जैसा बोला कि हम कुछ प्लांट्स हैं जो फॉरेन से भी मंगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी हमारे कुछ मित्र हैं अफगानिस्तान में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपके वहाँ की रेजिन्स के आप कुछ प्लांट हमें यहाँ पर भेजिए, तो वो प्रोसेस चालू, तो हम क्या वो प्लांट को हमारे महाराष्ट्र में उगाकर हम वैसा प्रोडक्शन ले सकते हैं, हमें उसका ट्राई करना है। जैसे वॉलनट जो हमारे कश्मीर का है, नो डाउट वो अच्छा है, बट जो चिली का आता है या यूएसए का आ रहा है, ये तो बल्कि अच्छी बात है। एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज अगर आपस में नॉलेज शेयरिंग और इस तरीके का कोई टाइप करें, हाँ, और यहाँ के कुछ प्लांट्स वहाँ पर जाएं, वहाँ के कुछ प्लांट्स यहाँ पर आएं, तो वो भी एक रिसर्च का एक हिस्सा भी हो सकता है। हम यहाँ पर जितना एफर्ट ले रहे हैं नई फसलें, नई किस्में बनाने का, यदि जैसे अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली नेशन है, हम आपस में चेंज कर कर वहाँ की कुछ फसलों के प्लांट्स यहाँ लगा और यहाँ के कुछ वहाँ उनको जैसा भी सूटेबल हो तो यहाँ करेंगे, तो नो डाउट अगर वो सक्सेस होती है तो उसका ग्रोथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसा मैंने बताया, वॉलनट का अगर हमें प्रोडक्शन बनाना है, तो जैसे चिली का जो वॉलनट आता है स्पेशली दुनिया में फेमस है उसकी साइज़ को लेकर, टेस्ट को लेकर, तो वहाँ के कुछ प्लांट अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से अगर मंगा कर यहाँ पर ट्रायल लेते हैं उनका सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, तो नो डाउट उसका यील्ड परसेंटेज जैसा हिमाचल और कश्मीर में ज़्यादा आएगा वैसा मैदानी भागों में नहीं आ पाएगा। बट जहाँ वहाँ पर बहुत सारी पॉकेट्स खाली पड़ी है, उसी को ही टारगेट करके वहीं पर ग्रो किया जाए, तो यील्ड का परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। और उससे यील्ड परसेंटेज बढ़ने से फिलहाल हम हमारे भारत की इन हाउस हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो जाएं पहले, अभी हमें बहुत सारा परसेंटेज इंपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंगूर के अंदर में, यानी कि किशमिश के कारोबार के अंदर में कहां पर स्कोप दिखाई दे रहा है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और प्रतीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, वॉलनट पर तो बात हुई, लेकिन कश्मीर की एक दूसरी फसल है केसर, और माना यह जाता है कि दुनिया की नंबर 1 क्वालिटी जो है केसर की वो कश्मीर में ही पैदा होती है। तो इसके अगर दायरे को अगर बढ़ाया जाए और इसके अंदर अगर बिजनेस ग्रोथ को देखा जाए तो उसमें आपको क्या पोटेंशियल्स नजर आते हैं? कि सैफरन एक ऐसा क्रॉप है जिसको निश क्रॉप बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया, कश्मीर में भी हर जगह ये क्रॉप अच्छे से नहीं ग्रो हो रही है, लेकिन एक पांपोर का एरिया स्ट्रेच है, करेवा स्ट्रेच, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है जो अच्छी सॉइल है इसके लिए मानी जाती है, जो पानी को ज़्यादा रिटेन नहीं करती है, और एक स्लोपी लैंड है, थोड़ा स्लोप करेवा टाइप, तो उसमें ये अच्छे से ग्रो हो रहा है।
लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें भी लगातार कोशिश चल रही है कि किसी न किसी तरीके से इसकी पैदावार भी हम लोग जो है बढ़ाएं। तो इसके लिए भी जो है एक तो ग्रीन हाउस जो इनसाइड जो है ग्रीन इंडोर कल्टीवेशन इसमें शुरू हुई है, इंडोर जिसमें हम सॉइललेस मीडिया यूज करके इसको इंडोर में भी ऐसे जो है क्लाइमेट दे देते हैं जिसकी वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाए रूम के अंदर में, जिस तरीके से मशरूम की खेती होती है, अगर उसी तरीके से केसर की खेती, अगर रूम के अंदर में एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो उसको नेचुरल चाहिए, वो एनवायरनमेंट दे करके क्या केसर की खेती के अंदर में ये जो ग्राउंड के जो फार्मर्स हैं आपके मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के या अदर स्टेट्स के, महाराष्ट्र के, क्या यहाँ के किसान इस केसर की खेती को उस बंद कमरे के अंदर में वैसा एनवायरनमेंट दे करके नहीं कर सकते ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए? बिल्कुल कर भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने शुरू किया है, लेकिन हमने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ वहाँ नहीं निकाली है क्योंकि क्वारम का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है। जैन साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जैन साहब। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहीं जापान के अंदर एक टेक्नोलॉजी देखी थी, उसी इन्वायरमेंट में मल्टी लेवल क्रॉप नहीं ले सकते केसर में? नहीं, क्योंकि ये पेरिनियल क्रॉप है, इसमें स्पेसिफाइड एक टाइम होता है पूरा, ये पेरिनियल क्रॉप है। तो नट प्रोडक्शन के लिए भी ये जो कॉर्म प्रोडक्शन के लिए भी ये पेरिनियल है, और जो इसका फुल सीजन चाहिए एक जो है यील्ड के लिए, तो इसको हम मल्टीपल क्रॉप नहीं, जिस तरह हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेते हैं उस तरह नहीं, क्योंकि इसका नट पेरिनियल होता है जो 1 साल लगता है और 3 साल के लिए वो रहता है, और 1 साल में वो एक साल में एक ही बार वो अपना जो है क्रॉप देता है। मल्टी जो है अक्टूबर नवंबर में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। मैं चलते चलते आपसे एक अंतिम और सवाल लेना चाहूंगा जी साहब। जी, आपको क्या लगता है आलमंड, कैश्यू, केसर और अगर अदर ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें, फिग की बात कर लें, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन अगर ऑप्ट करनी हो ट्रेडर्स को या फार्मर्स को, तो कौन सी कमोडिटी को आप ऑप्ट करेंगे? इंडियन मार्केट में अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र रीजन पूरा पकड़ लें कि एक शोलापुर स्ट्रेच और ये है, तो मैं वहाँ के किसानों को रेजिन्स के ऊपर फोकस करके अलग अलग वेराइटीज़, चाहे सरकार की मदद से हो या अनुसंधान केंद्रों की मदद से, अलग अलग वेराइटीज़ के लिए बोलूँगा। और जितने कोस्टल एरिया हैं, इंडिया का अपना एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, मुझे लगता है पर्सनली कि हम 90% अपना रो कैशू इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री से। अगर यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए इंडियन कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पर काजू की बहुत अच्छी पैदावार, बहुत अच्छी मात्रा में पैदावार हो सकती है, जिसका हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, और एक इंडस्ट्रियल इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होगी, जिससे हमारे यहाँ पर रोजगार भी सृजन होगा और हम एक्सपोर्ट करके उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं निश्चित तौर के ऊपर पे। और स्वदेशी जिसकी बात सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, तो उसको भी एक बड़ी ताकत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। समय हो गया है सवालों और जवाबों के सिलसिले का। तो सबसे पहले मैं पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या है ये जान लेते हैं, और साथ ही जो विजेता हैं उनके नाम जान लेते हैं। तो हमने आपसे पिछले एपिसोड में सवाल किया था, भारत में कितने समय से गेहूं की खेती हो रही है? ऑप्शंस थी ए 1000 साल से, बी 3000 साल से, सी 5000 साल से और डी 10,000 साल से। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5000 साल से, यानी कि ऑप्शन सी। और जिन विजेताओं ने सही जवाब दिया है इस सवाल का, उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का जो सवाल है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर, साल 2023-24 में सूखे मेवों की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जी हाँ, लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है, उसी के ऊपर यह सवाल भी है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 45% और ऑप्शन डी 55%। इस सवाल का आपको जवाब हमें मेल करना है
apnacommodityexpert@gmail.com पर। और याद रहे कि आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी 24 घंटे हैं अभी से आपके पास में, उसमें आपको करना है। तो आप एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुंबई से आपने आए, बुलाया। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरों की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो आंचल की माँ मेरे पीछे पंजे झाड़ के लग गई, मुझसे कहने लगी कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं रिश्ता क्या उसका, इस घर से, आपसे, हमसे, जो आप और जीजा जी इतने परेशान हो रहे हो एक गंदी लड़की के लिए। सेठ मगन लाल से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन उससे तुम्हारे साथ जो किया, जिससे वही बात भाईजान, मैंने आपको सेठ जी के हालात और उनकी सच्चाई के बारे में बताया, लेकिन आप फिर से वही बात पकड़ कर बैठे हैं। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। बनासकांठा जिले के खुशहाल किसान कैस्टर, लाल मिर्च और गेहूं की खेती डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाया बेहतर भाव। इस रविवार काकरेजी के किसानों की कहानी मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। दूसरी स्टेट्स को मनमानी करने का हक नहीं दिया जा सकता, वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना है। आप किसी किस्म का दबाव इन प्रिंसली स्टेट पर नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग भी अपनी भूमिका निभाएगी, राजाओं को उकसाएगी और ब्रिटिश अफसर भी कोई कम नहीं छोड़ेंगे। कोलफील्ड तो पहले से ही पेट्रोल और माचिस की तीली लिए तैयार बैठे। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।